नमो नमः। इसके पूर्व के पाठों में आपने अरिष्ट अध्याय के अंतर्गत अनेक प्रकार के ग्रहों द्वारा अरिष्ट का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके विषय में जाना और अरिष्ट का फल किस प्रकार से शिशु को प्रभावित करता है, मरण तुल्य कष्ट देकर या मृत्यु देकर या अन्य कठिन परिस्थितियों को जन्म देकर। तो इसके विषय में भी आपने पढ़ा अरिष्ट अध्याय के अंतर्गत। अरिष्ट अध्याय के अनंतर आचार्य वराहमिहिर अरिष्ट भंग अध्याय की चर्चा करते हैं और इसमें कुछ ऐसे ग्रह योगों को प्रदर्शित करते हैं जो बालारिष्ट को जन्म तो देते हैं किंतु ये ग्रह उन बालारिष्ट का शमन कर देते हैं। जिस प्रकार से कोई शत्रु बाण द्वारा प्रहार करता है तो पुनः उसका जो प्रतिपक्ष होता है वह भी बाण द्वारा प्रहार करके उसको तीरों को नष्ट कर देता है। तो ठीक प्रकार से कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी बनती हैं जो बालारिष्ट को तो जन्म देती हैं किंतु कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जन्म कुंडली में जो बालारिष्ट को भंग कर देती हैं। तो बालारिष्ट विचार करने के पूर्व बालारिष्ट का भंग का तो अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए। तो इस 44वें पाठ में अरिष्ट भंगाध्याय के प्रथम श्लोक के विषय में चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के बालारिष्ट होते हैं तो ठीक उसी प्रकार से अनेक प्रकार से बालारिष्ट योगों का भी भंग आचार्य वराहमिहिर द्वारा कहा जाता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि किसी की भी जन्म कुंडली में बालारिष्ट योग दिखाई दे रहा है तो आपको सीधे सीधे यह नहीं कह देना है कि जातक का मरण होगा। उसके अनंतर आपको पुनः बालारिष्ट का जो उपाय है, बालारिष्ट का जो परिहार है या बालारिष्ट का जो भंग है वो भी देखना है। यदि भंग हो रहा है तो निश्चित रूप से शिशु का मरण नहीं होगा, थोड़ा बहुत कष्ट हो करके, थोड़ा बहुत विषम परिस्थितियां हो करके शिशु मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त करते हुए पुनः वह रक्षित हो जाएगा, उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो उसी विषय में आचार्य वराहमिहिर बालारिष्ट भंग के विषय में चर्चा करते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो बालारिष्ट भंग को प्रदर्शित करती हैं। इसके पहले वाले अध्याय में, बालारिष्ट अध्याय में भी एक दो भंग के विषय में चर्चा की गई थी संकेत रूप में, किंतु यहाँ पर इस अध्याय में पूर्ण रूप से अरिष्ट के भंग के ऊपर ही चर्चा की जाएगी। आप यह श्लोक देखें सर्वप्रथम। सर्वातिमानतिबलः स्फुरदंशुजालो लग्नस्थितः प्रशमयेत् सुरराजमन्त्री एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त इव शूलधर प्रणामः। आप इसका अन्वय देखें। अतिबलः स्फुरदंशुजालः सुरराजमन्त्री लग्नस्थितः तदा इमान् सर्वान् प्रशमयेत् भक्त्या प्रयुक्तः एकः शूलधरप्रणामः बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि इव। इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। अतिबलः पूर्ण बलवान, स्फुरदंशुजालः प्रकाशितः, सुरराजमन्त्री गुरुः लग्नस्थितः प्रथमस्थितः तदा इमान् पूर्वोक्तान् सर्वान् अरिष्टान् प्रशमयेत् नाशयेत् भक्त्या भक्ति द्वारा प्रयुक्तः कृतः एकः सकृत् शूलधर प्रणामः शिव नमस्कारः बहूनि अनेकानि दुरितानि कष्टानि सुदुस्तराणि दूरीकुर्वन्ति इव तथा इव। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि अभी तक पूर्व के अध्याय में जितने भी योगों की चर्चा की हुई है वे सभी योग भंग हो जाते हैं। कब? जब बलवान बृहस्पति
लग्न में स्थित हो तो पूर्व के जितने भी बालारिष्ट योग हैं उन सभी को समाप्त कर देता है, अर्थात बालारिष्ट का भंग हो जाता है। किस प्रकार होता है, तो यहाँ एक आचार्य उदाहरण दे देते हैं कि जिस प्रकार प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान शिव को एक भी नमस्कार यदि कोई कर लेता है तो उसके सारे कष्टों को, सारे दुखों को भगवान हरण कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यदि लग्न में पूर्ण बलवान बृहस्पति स्थित है तो कितने भी बालारिष्ट बन रहे हों, चंद्रमा से संबंधित, पाप ग्रहों से संबंधित या शुभ ग्रहों से संबंधित या किसी अन्य विशेष परिस्थितियों से संबंधित, मतलब कैसा भी बालारिष्ट योग बन रहा हो, तो केवल और केवल यदि लग्न में बृहस्पति है और वो बलवान स्थिति में है तो निश्चित रूप से सभी योगों का वह प्रतिकार करता है, सभी योगों को नष्ट कर देता है। एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखें, मीन राशि में चंद्रमा और शनि है और गुरु षष्ठ स्थान पर बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। बालारिष्ट का योग तो बन गया, चंद्रमा और शनि एक साथ द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं तो बालारिष्ट योग को भंग कर देता है, बालारिष्ट योग की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर बृहस्पति षष्ठ स्थान में स्थित होकर के चंद्रमा और शनि को देख रहा है तो यह भी एक बालारिष्ट योग का भंग हुआ। किंतु यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि लग्न में बृहस्पति होना चाहिए। मान लीजिए मेष लग्न है यहाँ पे और यहाँ पर यदि लग्न में बृहस्पति कदाचित होता तो बलवान होता, क्योंकि मेष राशि का स्वामी होता है मंगल और मंगल और बृहस्पति के आपस में मित्रता है, तो इसका मतलब बृहस्पति वहाँ पर मजबूत हो जाता। तो बृहस्पति मजबूत होने के कारण जो चंद्रमा और शनि के द्वारा बालारिष्ट योग का निर्माण हो रहा है उसको वह भंग करने में सक्षम रहता। यद्यपि प्रस्तुत उदाहरण में बृहस्पति की केवल दृष्टि पड़ रही है चंद्र और शनि पर तो भी बालारिष्ट का भंग हो जाता है, आगे के श्लोकों में आपको बताया जाएगा। किंतु यहाँ पर आप यह मान करके चलें कि लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है और वह मेष राशि में है और चंद्रमा और शनि द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं बालारिष्ट बना करके, किंतु यह बृहस्पति उन बालारिष्टों का शमन कर देने में समर्थ है। अतः जातक को किसी भी प्रकार का अत्यंत कष्ट की स्थितियां उत्पन्न नहीं होने देगा।